नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। दोस्तों आज हम हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार देखेंगे जो हमारे नेट के सिलेबस में है। और ये टॉपिक हमारा ऐसा है जो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित जो है जानकारी जो बताऊंगी मैं इसमें आगे देखना, तो वो सब ऐसी है कि और भी एग्जामों में हमारे कहीं ना कहीं टकराती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। तो ये हमारा क्या है, ध्वनियों के वर्गीकरण के मुख्यतः कितने आधार हैं? 3 आधार हैं। ये एग्जाम में एक क्वेश्चन बन गया है कि ध्वनियों के वर्गीकरण के मुख्यतः कितने आधार हैं? 3 आधार हैं। पहला आधार क्या है हमारा? श्रवणीयता। दूसरा है उच्चारण स्थान। तीसरा है हमारा उच्चारण प्रत्यय। ठीक है, तो पहला देखते हैं श्रवणीयता। तो ये श्रवणीयता क्या है? पहले तो दोस्तों एक मोटी सी बात यही बता देती हूँ आपको ध्वनि के बारे में कि ध्वनि है क्या। ध्वनि मतलब क्या है? जो हम सुनते हैं, बोलते हैं, एक बोल रहा है एक सुन रहा है, तो वो क्या, जो बोलते समय आवाज आ रही तो वो क्या एक ध्वनि तो है। तो ये सब उसी के बारे में कि जो हम वर्ण बोलते हैं, वो उच्चारित करते हैं, ये सब उसी के बारे में आज हम जानकारी करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या है? श्रवणीयता। तो श्रवणीयता का अर्थ है ध्वनियों के सुने जाने की योग्यता या सामर्थ्य। मतलब जो सुनने की योग्यता या सामर्थ्य होती है। ध्वनि की सार्थकता एवं महत्ता श्रवणता मतलब सुनने में निहित होती है। भाषा विज्ञान में मानव द्वारा प्रयुक्त सार्थक ध्वनियों का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है। भाषा प्रयोग में वक्ता एवं श्रोता, सुनने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला कम से कम होते हैं। आगे देखते हैं, वक्ता द्वारा उच्चारित, बोलने वाले के द्वारा उच्चारित ध्वनि जब सुनने वाले श्रोता को दूर तक और देर तक सुनाई देती है, तो कुछ ध्वनि कुछ ही दूर तक सुनाई देती है और कुछ ध्वनि ऐसी होती है कम समय तक ही सुनाई देती हैं और कुछ ऐसी कि बहुत देर तक भी सुनी जा सकती हैं। ठीक है, तो श्रवणीयता के आधार पर ध्वनियों के कितने भेद हैं? जो सुनना है उसके आधार पर ध्वनियों के कितने भेद हमारे? 3 है। स्वर है, व्यंजन है और अंतस्थ है। ठीक है, तो स्वर पहला देख लेते हैं। स्वर क्या है? तो स्वर हमारी वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा आबद्ध गति से मुख से विवर्त से बाहर निकलती है। कहने का मतलब ये कि जिन ध्वनि को उच्चारण में किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आगे देखते हैं, स्वर की विशेषताएं देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं से बनता है कि सुनने के श्रवणीयता के आधार पर ध्वनियों के कितने भेद हैं? 3 हैं। और आगे देखते हैं इसकी स्वर की विशेषताएं। अब स्वर कैसे होते हैं? सभी स्वर हमारे कैसे हैं? घोष है। स्वर स्वयं उच्चारित होते हैं। स्वर अक्षरिक होते हैं। कोई भी स्वर ऐसा नहीं है जो लिखा नहीं जाता, सारे स्वर लिखे जाते हैं हमारे। इनका दीर्घ उच्चारण संभव है। इनके उच्चारण में जीवा सदा स्वर सीमा की ऊंचाई से नीचे आती है। आगे देखते हैं, स्वर को अपेक्षाकृत अधिक दूर तक सुना जा सकता है। स्वर जो है हमारे क्या, उनको अधिक दूर तक हम सुन सकते हैं। स्वर में स्वराघात वहन करने की क्षमता होती है। स्वराघात क्या होता है दोस्तों? स्वराघात हमारा ऐसा है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम जैसे स्वर प्लस आघात, मतलब किसी स्वर पर इतना बल देकर बोलना कि साधारण वर्ण से ज्यादा उस शब्द पर वर्ण पर बल देकर बोलना, तो वो क्या हो गया हमारा वो तो स्वरघात। ठीक है। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु प्रवाह को मुख विवर, जो मुख है, मुख के अंदर के भीतर किसी रूप में बाधित होकर आना पड़ता, मतलब सीधे सीधे ध्वनि नहीं उच्चारित होकर उसको मतलब कहीं ना कहीं टकरा के वो मुख से निकलती है, तो वो हमारी क्या होती है? व्यंजन होते हैं। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वरों की सहायता से जिसे पूर्ण किया जाता है वो हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में जीवा के द्वारा तालु आदि के मतलब तालु, जीवा आदि स्थानों से स्पर्श होता है, जिसके फलस्वरूप आगे देखते हैं
स्फोट होता है। स्फोट का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्फोट का शाब्दिक अर्थ क्या है? फूटना या फटना है। इसी कारण व्यंजनों को और हम क्या कहते हैं? स्फोट ध्वनि। क्या बोलते हैं? स्फोट ध्वनि भी कहते हैं। व्यंजनों की विशेषताएं देख लेते हैं। व्यंजनों का स्वर के बिना उच्चारण संभव नहीं है। व्यंजन जो है स्वर की सहायता से ही तो बोले जाते हैं। व्यंजन घोष और अघोष दोनों होते हैं, क्योंकि स्वर केवल घोष होते हैं, व्यंजन घोष और अघोष दोनों होते हैं। व्यंजन पर्यायवाचक नहीं होते। व्यंजन पर्यायवाचक नहीं होते, ये क्यों लिखा है? ये इसलिए है कि पर्यायवाचक नहीं होते क्योंकि जो वर्ग का 5वां अक्षर है वो अनुस्वार है हमारा ना, तो वो क्योंकि अनुस्वार लगता है अक्षर के स्थान पर वो। व्यंजन स्वर की तुलना में कम मुखर होते हैं। इनका दीर्घ उच्चारण संभव नहीं है। जो व्यंजन है इनका दीर्घ उच्चारण संभव नहीं है और स्वर का हमारा दीर्घ उच्चारण संभव है। इनके उच्चारण में जीवा स्वर सीमा के ऊपर तक जाती है। व्यंजन स्वराघात वहन नहीं कर पाते। ठीक है, स्वराघात अभी मैंने आपको बताया था कि किसी व्यंजन या स्वर पर साधारण से अधिक बल देना। ठीक है, आगे देखते हैं अंतस्थ। अंतस्थ हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। या, रा, ला और बा हमारे कितने होते हैं? 4 अंतस्थ होते हैं। लेकिन इसमें जो अर्धस्वर हैं हमारे वो दे रखे हैं केवल 2, या और बा, उनके बारे में इसमें दे रखा है। स्वर और व्यंजन, तो ये क्या है? या और बा हमारे स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती ध्वनि अंतस्थ कहलाती हैं। हिंदी में या और बा 2 ध्वनियां अंतस्थ हैं। विशेषताएं: अंतस्थ ध्वनियों को देर तक तथा दूर तक नहीं सुना जा सकता। ये स्वराघात भी वहन नहीं कर सकती। ये जो है ये स्वराघात भी वहन नहीं कर सकती। ठीक है, इस प्रकार ये स्वर की मुख्य विशेषताओं से दूर है। स्वर की मुख्य विशेषता से भी दूर हो गई है। अब आगे देखते हैं। इनके उच्चारण में स्पर्श एवं संघर्ष का भी स्पष्ट अनुभव नहीं होता। तो इस प्रकार ये क्या हुआ? ये व्यंजन से भी दूर हो गई। इसीलिए तो इन्हें अर्धस्वर बोलते हैं, आधे स्वर आधे व्यंजन। तो ये क्या हुई? अतः ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, तो ये क्या हो गए? इन्हें अंतस्थ कहना ही ज्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, ये नेट के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं कि या क्या है, बा क्या है, एक वर्ड देके, बाण देके, सॉरी दोस्तों, वर्ड नहीं बाण। आगे देखते हैं। उच्चारण स्थान। निश्वास वायु को जहां अवरुद्ध या बाधित किया जाता है उसे स्थान कहते हैं। जैसे ओष्ठ से लेकर कंठ तक, पिटक तक, मुंह से लेकर स्थान तक, मतलब ये सारे जहाँ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ये सब क्या है? हमारे स्थान है। ठीक है, उच्चारण स्थान जहां से हम वर्णों का उच्चारण करते हैं। जहां निश्वास वायु बाधित होकर ध्वनि उच्चारण के आधार पर आधार लाती है, मतलब जो बाहर आती है, जो हम बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, भाषा ध्वनि की उत्पत्ति के लिए जहां निश्वास को रोका जाता है, वाग यंत्र का यह अवयव या स्थान ही उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, मतलब जो हमारे गला है, मुंह है, और जो इसमें सारे हमारे, तो ये सारे वाग यंत्र हमारे कहलाते हैं, जो अंदर हमारे गले, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। ठीक है, तो इनसे जो उच्चारण स्थान होता है इनका वर्णों का। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण इस प्रकार है। तो जो उच्चारण के स्थान आधार पर हमारा ध्वनियों का वर्गीकरण है उसे देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार एक ना एक। ध्यान से सुनना, इनको एक एक महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। इसका देखते हैं। हमारा ये है पहला काकल्य ध्वनि। तो ये काकल्य, तो काकल्य हमारे कौन सा है उच्चारण स्थान? तो काकल्य ये कहाँ से बोला जाता है? काकल भी आ जाता है इसका, काकल्य भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। तो ये हमारा काकल्य कौन सा हो गए? का और हा हमारे कैसे हैं? काकल्य। इसका दूसरा नाम भी आता है, कई बार एग्जाम में ये आता है स्वर यंत्रमुखी के नाम से। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, जीवामूल या जीवामूल्य। ठीक है, ज्यादातर अभी तक एग्जाम में जीवामूल्य ही पूछे गए हैं। तो जीवामूल्य हमारे कौन से हो गए? जैसे जीवामूल्य के हिसाब से हमारे कितने होते हैं? ये 4 भागों में बांटते हैं जीवामूल्य के हिसाब से। तो ये हमारे कौन से? अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर,
ठीक है। तो अग्र स्वर 3 है ये, तो अग्र स्वर हमारे कौन से हो गए, ई ए। ऐसे हमारे मध्य स्वर कौन सा हो गया, आ एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मध्य स्वर हमारा कौन सा है, आ है। पस स्वर हमारे कौन से होते हैं, आ, उ, ओ, औ। और डॉक्टर में जो बनता है ना, ऊपर लगा हुआ आता है, तो वो वाला, वो भी पस स्वर में ही आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये इस प्रकार जीवा मूल्य हमारे कितने, 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कंठ या कोमल तालु, या कंठे या कोमल तालु। ठीक है, ये एग्जाम में अभी तक कंठे के नाम से ही आया है, जब भी आया। कोमल तालु के नाम से भी अब आने लगा है एग्जाम में, तो ध्यान रखना दोनों का मतलब है कंठे या कोमल तालु। तो कंठ या कोमल तालु, कंठ या कोमल तालु में हमारे वो आते हैं, इस कंठ में हमारे क्या आएगा, कंठ में हमारा आएगा आ, का वर्ग और हा, ये और विसर्ग, तो इसका हमारा कंठ में आएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये हमारे कहां से बोले जाएंगे, बण कंठ से। ठीक है, कंठ या तालु, कंठ तालु। ठीक है, जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, तो वे हमारे कौन से हैं, कंठ और तालु से बोले जाते हैं, वे हमारे हैं ए आई। कंठ ओष्ठ्य, तो कंठ ओष्ठ्य से हमारे क्या बोले जाते हैं, ये ओ औ। तो कंठ ओष्ठ्य से हमारे क्या बोले जाते हैं, ओ औ। आगे देखते हैं मूर्धन्य, तो मूर्धन्य से हमारा क्या हुआ, ये ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री टावर्ग रा और सा, ये हमारे क्या हो गया, मूर्धन्य ध्वनिया। ठीक है, मैं एक वर्णमाला की वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें ना शॉर्ट रूप में ये सारी चीजें दे चुकी हूँ सूत्र के उससे, तो जिससे तुम्हें आसानी से याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं बेसिक, क्योंकि हमें दोस्तों पता होनी चाहिए हमारी वर्णमाला के बारे में, इसके बारे में कि ये क्या जरूरी है। तो सभी एग्जाम में क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये है हमारा नासिका, नासिक्य। तो नासिक्य में हमारा क्या है, ला या ना णा मा, मतलब वर्ग का 5वां वर्ण हमारा क्या हो गया, नासिक्य हो गया। आगे देखते हैं कठोर या तालु या तालव्य। ठीक है, तो तालव्य वाले हमारे कौन से हो गए, ये तालव्य में आते हैं हमारे ई चावर या और सा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इचु यसा नाम तालु। तो ये सारे वर्ण हमारे कहाँ से बोले जाते हैं, तालु से। बढ़त्य, बढ़त्य हमारे कौन से हो गए, ये हो गए रा ला जा और सा, ये हमारी कैसी ध्वनि है, बढ़त्य। ठीक है, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, बढ़त्य से, रा ला जा और सा का। ठीक है, ऐसे ही अब हम आगे देखते हैं दंत्य। तो दंत्य हमारे कौन से हो गए, ता धा 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 और ना, तो ये हमारे क्या हो गए, दंत्य। आगे देखते हैं दंत ओष्ठ्य। तो दंत ओष्ठ्य हमारा क्या है, बकारस्य दंत ओष्ठ्य। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और नेट के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो दंत ओष्ठ्य हमारा क्या हो गया, बा हो गया। दोनों होठों, द्वय ओष्ठ, मतलब दोनों होठों से बोलने जाने वाले, तो वे हमारे क्या हो गए, पा फा बा भा मा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, दोनों ओष्ठ से बोले जाने वाले, उच्चारण होने वाले वर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा हमारा है उच्चारण प्रयत्न, कि उच्चारण करते समय जो हम प्रयत्न करते हैं बोलने का, तो वो हमारा, तो इसमें है ध्वनि उच्चारण के लिए जो प्रयास करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रयत्न करते हैं। सीताराम झा श्याम के शब्दों में व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में समय वाग्यंत्र के अवयोग के प्रयोग में जो अत्यधिक सांकेतिकता बरतनी पड़ती है उसे प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया, प्रयत्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। इनसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, सभी एग्जामों में आते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, वह प्रयत्न जो मुख विवर
या आशय से में होता है, अभ्यंतर कहलाता है। मतलब जो अंदर अंदर आता है, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अंदर से बोले जाते हैं अंदर अंदर, तो वो हमारे अभ्यंतर हो गए। और जो बाह्य बोलते समय हवा बाहर आए तो वो हमारे बाह्य। वह प्रयत्न जो मुख विवर से बाहर अर्थात नासिका, स्वर यंत्री या श्वसन नालिका में होते हैं, बाह्य प्रयत्न कहलाते हैं। देवेंद्र शर्मा का कथन है कि बाह्य प्रयत्न का संबंध मुख विवर के भीतर और बाहरी भाग से है। मुख विवर के भीतर ओष्ठ कंठ जो प्रयत्न किए जाते हैं वे अभ्यंतर कहलाते हैं, और कंठ के बाद नीचे जो प्रयत्न किए जाते हैं वे बाह्य कहलाते हैं। एक दृष्टि से कंठ के नीचे के प्रयत्न अधिक अभ्यंतर कहलाने चाहिए, किंतु उनकी बाह्यता मुख विवर की दृष्टि से मानी जाती है। अभ्यंतर प्रयत्न के 4 भेद किए गए हैं। जो अभ्यंतर प्रयत्न है ये एग्जाम में पूछा गया है, इसके कितने भेद हैं? ये टीजीटी पीजीटी में भी पूछा गया है कि कितने भेद हैं, तो इसके 4 भेद हैं। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, विव्रत और संव्रत। तो ये हमारे क्या हो गए? 4 हो गए अभ्यंतर प्रयत्न। पिछली बार नेट में पूछा था अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर इनके नाम दे देते हैं 4 के, फिर भी 3 के नाम देंगे, एक दूसरा दे देंगे, तो फिर पूछेंगे इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है। बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर कितने होते हैं? 11 होते हैं हमारे। ठीक है। तो उसमें से 11 हमारे कौन कौन से होते हैं? बीवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और स्वरित। ये हमारे कितने हो गए? 11। तो ये हमारे क्या हो गए? बाह्य प्रयत्न। इसमें एक बात और बताऊं दोस्तों, ये जो है उदात, अनुदात और स्वरित, ये क्या है? ये केवल स्वरों के उच्चारित हैं। केवल इनसे क्या होता है? इनसे केवल स्वर ही उच्चारित होते हैं। जैसे ये हमें ज्यादातर कहाँ मिलेंगे देखने को? जो वैदिक ग्रंथ है ना हमारे, उन ग्रंथों में एक लाइन इस तरह से नीचे खींची रहती है वर्ड के, एक लाइन ऐसे कई बार खींची जाती है। ये इनका है। जो उदात है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। अनुदात के लिए जो हमारी खड़ी लाइन होती है वो उदात की होती है, और जो बड़ी लाइन होती है ये वाली, ये हमारी होती है स्वरित के लिए। ठीक है। और ये अल्प प्राण, जैसे अल्प प्राण है हमारा, महाप्राण दूसरा चौथा हो गया, ये तो महाप्राण हो गए। जो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हमारा क्या हो गया? महाप्राण। और पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या हो गए? हमारे अल्प प्राण। ठीक है। इसी तरह से अघोष हो गए पहला दूसरा, सघोष हो गए तीसरा चौथा पांचवा। ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें सब पता होना चाहिए। ये एग्जाम में पूछे आते हैं कि बड़ का कौन सा स्थान कहाँ है, क्या है। ठीक है। एक बात और आपको बता दूं कि जो हमारी संस्कृत, जो हमारी हिंदी भाषा है वो कैसी भाषा है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। हमारी हिंदी भाषा जो है वियोगात्मक भाषा है, और संस्कृत हमारी संयोगात्मक भाषा है। ठीक है। ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, आज की ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार। तो इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। उसमें मैं पहले आप सोच रही हूँ पद्मावत से, क्योंकि क्वेश्चन पूछे आते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो एक वीडियो खाली पद्मावत पे बना कर डालूंगी। उसके बाद नाटक के क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जो नाटक की एक जो वीडियो है वो डाल चुकी हूँ, कोशिश करूंगी जितना मुझसे होगा। ठीक है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। मेहनत करो, लगे रहो।